अबे बावला हो गया है क्या? चुपचाप खाना खा, मैंने कहा और आगे किसी को भी पीने नहीं दी। आज बहुत दिनों बाद मुझे खाना खाने में मजा आ रहा था। खाना खाने के बाद प्रफुल्ल बोला, देख यार, मेरी बात मान जा और ये जॉब मत छोड़। मैं मानता हूँ तुझे थोड़ा टाइम लगेगा और तू उसे भूल जाएगा। मैंने बस हाँ में सर हिलाया, पर ये तो मेरा मन ही जानता था कि मैं अंदर से बिखरने लगा हूँ। घड़ी में अभी बस 10 बजे थे और मोहित भैया तो लौटने लगे थे और अब उन्हें घर छोड़ना अकेले प्रफुल्ल के बस की बात नहीं थी। मैंने कैब बुलाई और फिर हमने मिलकर मोहित को कैब में बिठाया और पहले उसे घर छोड़ा और भाभी से माफी भी मांगी कि मेरे बर्थडे ट्रीट की वजह से भाई को थोड़ी ज्यादा हो गई। फिर प्रफुल्ल को छोड़ मैं उसी कैब में वापस आया और रास्ते में ठेके से एक और बोतल ली। घर आते ही मैं बालकनी में बैठ गया और फिर से उसी दर्द की आगोश में चला गया। लाज बना के जैसे ही होठों से लगाया तो अश्विनी की शक्ल याद आ गई और उसी के साथ गुस्सा भी खूब आया। एक सांस में पूरा पैक खींच गया और फटाफट दूसरा पैक बनाया। तभी याद आया कि माल भी तो तैयार है। मैंने जेब से फेमस मलना की क्रीम की छोटी सी पुड़िया निकाली और लग गया पूरा सेटअप बनाने। पूरी गंजेड़ी वाली फीलिंग आ रही थी और मैं अपने इस बचकाने ख्याल पर मुस्कुराने लगा। आज पहली बार था कि मैं अपने ही इस तरह के बचकाने ख्याल पर हंस रहा था, पर मेरे मन ने मुझे ये खुशी ज्यादा देर तक एंजॉय नहीं करने दी और मुझे अचानक से अश्विनी का हंसता हुआ चेहरा याद आ गया। मैंने तैयार सिगरेट वही जमीन पर छोड़ दी क्योंकि मेरा मन मुझे इस गम से बाहर नहीं जाने देना चाहता था। मैं पैग लेकर उठा और बालकनी में खड़ा होकर ऊपर आसमान में देखने लगा। एक पल के लिए आंख मूंद तो अश्विनी मुझे शादी के जोड़े में दिखी और फिर मेरी आंख से आंसू बह निकले और एक कतरा मेरे ही पैग में गिरा। मैंने सोचा कि चलो आज अपने आंसुओं का स्वाद भी चख के देखूं। झूठ नहीं कहूंगा, पर ये वो स्वाद था जिसने दिल को अंदर तक छू लिया था। पैग खत्म हुआ और मैं वापस आकर नीचे बैठ गया, पर अब दिल बगावत करने लगा था। उसे अब बस आशु चाहिए थी। चाहे जो करना पड़े वो कर, पर उसे अपने पास ले आ। और अगर तू इतना ही बुजदिल है कि अपने प्यार को ऐसे छोड़ देगा तो धिक्कार है तुझ पर। मर जाना चाहिए तुझे। मन ने ये सुसाइडल ख्याल पैदा करना शुरू कर दिए थे। आशु को अपने पास ला सकूं ये मेरे लिए नामुमकिन था और मरना बहुत आसान था। तभी नजर कमरे में घूम रहे पंखे पर गई। पर जान देना इतना आसान नहीं होता, वरना कितने ही दिल जले आशिक मौत की नींद सो चुके होते। मैं कुछ लड़खड़ाता हुआ उठा और रस्सी ढूंढने लगा। नशे में होने के कारण सामने पड़ी हुई रस्सी भी नजर नहीं आ रही थी। जब आई तो उसे उठाया और फिर पंखे की तरफ फेंकी और फंदा बनाकर पलंग पर चढ़ गया। गले में डालने ही वाला था कि दिमाग ने आवाज दी, अबे बुजदिल, ऐसे मरेगा? दुनिया क्या कहेगी? मरना है तो ऐसे मर कि अश्विनी की रूह तुझे देख देख कर तड़पे। ये बात दिल को लग गई और मैं बिस्तर से नीचे उतरा और वापस जमीन पर बैठ गया। सामने भरी सिगरेट भरी पड़ी थी, वो उठाई और पीने लगा। घड़ी में 12 बजे थे और नशे ने मुझे दर्द के आगोश से खींचकर अपने सीने से चिपका लिया था और मैं चैन की नींद सो गया। सुबह दीदी के आने के बाद आंख खुली और मैं आंख मलता हुआ बाथरूम में घुस गया। जब बाहर आया तो दीदी घर से चाय ले आई थी। मैंने उन्हें शुक्रिया कहा और उनसे कहा कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं कुछ घर का सामान खरीद सकूं। पुराना सामान तो मैं पुराने वाले घर में छोड़ आया था। दीदी की मदद से ऑनलाइन कुछ बर्तन मंगाए और कुछ कपड़े अपने लिए मंगाए। दीदी उठकर कमरे में सफाई करने गई तो उन्हें वहां पंखे से लटकी रस्सी दिखाई दी और वो चीखती हुई बाहर आई। आप खुदकुशी करने जा रहे थे साहब? दीदी ने हैरानी से पूछा। तो मैंने बस ना में सर हिला दिया। तो फिर ये रस्सी अंदर पंखे से झूला झूलने को लटकाई थी। दीदी थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसलिए मैं चुप रहा। क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो? दीदी ने खड़े खड़े मुझे अपनापन दिखाते हुए कहा। मैं उस समय फर्श पर दीवार का सहारा लेकर बैठा था और वहीं से बैठे बैठे मैंने दीदी की आंखों में देखा और उनसे पूछा, आपने कभी प्यार किया है? जिससे शादी की उसी से प्यार करना सीख लिया। दीदी ने बड़ी आसानी से जवाब दिया। उनका जवाब सुनकर एहसास हुआ कि मजबूरी में इंसान हालात से समझौता कर ही लेता है। फिर आप मेरा दुख नहीं समझ सकते, मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। शराब पीने से ये दर्द कम होता है? दीदी ने पूछा। कम तो नहीं होता, पर उस दर्द को झेलने की ताकत मिलती है और चैन से सो जाता हूँ। कल आपका दोस्त कुछ कह रहा था ना कि आप। इसके आगे उनकी बोलने की हिम्मत नहीं हुई और उन्होंने अपना सर झुकाया और अपने सीने पर से साड़ी का पल्लू खींचकर नीचे गिरा दिया। उनका मतलब कल रात प्रफुल्ल की कही हुई बात की कोई। इधर मेरी नजर जैसे ही उन पर पड़ी मैं तुरंत बोला, प्लीज ऐसा मत करो दीदी, मैं आपको सिर्फ जुबान से दीदी नहीं बोलता। इतना सुनते ही दीदी जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और रोने लगी।
मैं अब भी अपनी जगह से हिला नहीं था। मेरा उन्हें सांत्वना देना और छूना मुझे ठीक नहीं लग रहा था। साहब, वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही मैं बात काटते हुए बोला, दीदी आपसे छोटा हूँ, कम से कम भैया ही बोल दो। ये सुनकर वो मेरी तरफ आंखों में आंसू लिए देखने लगी और अपनी बात पूरी की। भैया, मैंने आज तक ऐसा कुछ नहीं किया, पर आपसे मिलने के बाद कुछ अपनापन महसूस हुआ और आपकी ये हालत मुझसे देखी नहीं गई, इसलिए मैंने आगे वो शर्म के मारे कुछ नहीं बोली। दीदी प्लीज कभी किसी के भी मुंह में आकर फिर कभी अपनी इज्जत को यूं न गिरा देना। मेरा दोस्त तो पागल है। आगे मेरा कुछ कहने का मन नहीं हुआ क्योंकि उससे दीदी और शर्मिंदा हो जाती। मैं तैयार हुआ और तब तक दीदी ने पूरा घर साफ कर दिया था और वो मेरे कल के बिखेरे हुए कपड़े संभाल रही थी।